फेरे के टाइम ही ये लड़की उठ खड़ी हुई। उसे ऐन टाइम पर शादी नहीं करनी थी। ये क्या बदतमीजी है। सब मेहमान उठ खड़े हुए हैं और तुम हो कि इस शादी से मना कर रही हो। पूनम देवी ने गुस्से भरी निगाह उस पर डालती वह लड़की और चिल्ला पड़ी, क्यों करूं एक अंधे से शादी? मेरी किस्मत में यही अंधा रह गया है क्या? वे अब बदतमीजी की सारी हदें पार कर गई थी। गुस्से से पूनम देवी का हाथ उस पर उठा था और वे दुल्हन बनी अपनी माँ को हैरानी से देखने लगी थी। खबरदार, नितिन के लिए अंधेपन का शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी बेटी हो, पूनम देवी ने बहुत गुस्से में कहा। तो वह उस वक्त विक्रांत था, उसमें एक तमाशा लग गया था। घर में शादी का फंक्शन था और मधु ने बिल्कुल फेरे के वक्त ही मना कर दिया था। सभी को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन गलती तो उसकी भी नहीं थी। उसे ये बात छुपाई गई थी कि उसके पिता के दोस्त के मरे हुए अंकल का बेटा नितिन अपनी आंखों से नहीं देख सकता। वह हाल ही में बाहर से आई थी। एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की थी जिसका रिश्ता झटपट में ही नितिन से हो गई थी। तस्वीर को देखकर ही मधु ने भी ओके का साइन दे दिया था। ये पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज शादी थी। नितिन के साथ अभी उसका सामना नहीं हुआ था क्योंकि वह ज़्यादा टाइम अपने फार्म हाउस में ही रहा करता था। और आज जब शादी का वक्त आया तो सिमरन ने ये राज मधु के कान में डाल दी कि उसका होने वाला पति अंधा है और ये बात उससे छुपाई गई है। बस फिर क्या था, उसने शादी के एंड टाइम ही मना करते भरी मंडप में नितिन के लिए अंधे शब्द का इस्तेमाल किया। नितिन उस वक्त बहुत गुस्से में था। मधु के माँ बाप इस वक्त बहुत ही शर्मिंदा थे। नितिन के सब्र का अब पैमाना टूटता जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था अंदर जाकर उस लड़की के कान के नीचे रख कर दे जिसने उसे भरी मंडप में उसके अंधेपन का मजाक बनाया था। अंकल जी, आपने मधु को बताया नहीं मेरी इस बीमारी के बारे में? वह अपने कंधे पर उनके हाथों का दबाव पहचान गया था। बेटा, वह अभी बस इतना ही कह पाए थे कि पूनम देवी की पुकार ने उन्हें अपनी तरफ ध्यान दिलवा दिया। मधु शादी के लिए तैयार है। उसे जल्दी से मंडप में चुन्नी उड़ाकर बिठा दिया गया। पंडित जी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और शादी की रस्में एक एक करके तय होने लगी थी। सिंदूरदान हुआ, फेरे पड़े। पूनम देवी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। अगर उसने शादी से मना किया तो मधु उनका मरा हुआ मुंह देखेगी, इसलिए वो मरे मरे कदमों से सारे रस्मों को ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ सिमरन अपना वार खाली जाता देख बहुत गुस्सा कर रही थी। सिमरन उनके पड़ोस में ही रहा करती थी। बहुत ही घमंडी लड़की थी और नितिन और विक्रांत के साथ शायद उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी जिसका बदला उसने मधु की सूरत में लेनी चाहिए। अंकल जी, मधु को मजबूर मत करें। पहले ही नितिन कितना परेशान है और आप उसे अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। नहीं बेटा, उसकी कम अकल की वजह से मैं हीरे जैसे दामाद को बिल्कुल भी नहीं गंवा सकता। आने वाले वक्त में मुझे ये एहसास जरूर हो जाएगा कि उसके घर वालों का फैसला उसके लिए बिल्कुल सही था। उनकी बात पर नितिन ने अपने होंठ भींचे और शादी स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ मधु, जो विदाई के टाइम किसी से ना मिली, बस रोते हुए मुंह बनाकर नितिन के साथ उसके फार्म हाउस में विदा हो गई। माँ बाप के मरने के बाद नितिन हवेली बहुत कमाता था। नितिन की हवेली मधु के गांव में ही थी। मधु के पापा नितिन के खास आदमी थे। वैसे नितिन पर तो गांव की सारी लड़कियां फिदा थी। यही वजह थी कि उसकी आंखों के बारे में मधु को कोई जानकारी ना हो सकी थी। 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी फार्म हाउस में जा चुकी थी। विक्रांत हाउस में जितनी भीड़ भाड़ थी, फार्म हाउस में उतना ही खामोशी थी। ना कोई रोशनियां जगमगा रही थी। ये चारों तरफ एक चुप्पी सी थी, जैसे कोई शमशान की चुप्पी हो। मधु वहीं गाड़ी में बैठी उस फार्म हाउस का मंजर देखने लगी, जबकि नितिन मधु के खुशबुओं में बसा उसके पास से निकलता गाड़ी से उतर चुका था। मधु, बाहर आओ, उसे बुत बना बैठा महसूस करते हुए बोला तो एकदम मधु चौंक गई। उसे कैसे पता कि मैं गाड़ी से नहीं उतरी? वह आंखों में हैरानी लिए गाड़ी से नीचे उतर गई। तभी एक नौकर भागता हुआ नितिन के तरफ बढ़ा था और उसे एक छड़ी दी, जिसकी मदद से वह अकेला ही अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मधु खुद पर सब्र करती उसके पीछे ही अंदर पड़ी थी। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था। विक्रांत हाउस से भी ज्यादा खूबसूरत था। वे एक पल को थोड़ी शांत हुई। यहाँ से लेफ्ट साइड में जाओ, आपका रूम है। अचानक से नितिन की आवाज कानों में पड़ी तो वह फिर से चौंकी। मेरा रूम? इतनी देर में पहली बार बोली। उसकी आवाज सुनता नितिन चौंक गया था। उस वक्त उसने काले कलर का चश्मा पहना हुआ था जिससे उसकी आंखें छुपी हुई थी। जी, आपका रूम। वह अपना होठ बंद किए दूसरी तरफ बढ़ गया। हम अलग अलग रूम में रहेंगे क्या? वह अचानक उसके सामने आई और पूछने लगी तो वो बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसकी बातों का मतलब समझना चाह रहा हो। मेरे ख्याल में आपको एक अंधे के साथ उसकी बैसाखी बनकर चलना पसंद नहीं होगा। आप प्लीज उस तरफ अपने रूम में जाओ। रात काफी हो गई है।
वह बिल्कुल गंभीर आवाज में बोलता सीढ़ियाँ चढ़ता आगे बढ़ा। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो शादी के वक्त ही मना कर देते। अब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। वह एकदम गुस्से में हुई थी कि नितिन के कदम फिर से वहीं रुके थे। कुछ वजह थी जिसके लिए मैं मना न कर सका था, जैसे आप ना कर सकी, लेकिन मैं आप पर ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं थोपूंगा। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। मुझे आदत नहीं अकेले रहने की। मधु की रोनी सी आवाज़ सुनाई दी। एक पल को चुप्पी सी छा गई। फिर क्या चाहती हैं? वह आखिरकार उसके दिमाग तक पहुंच गया था। उसी से पूछ लिया। कुछ नहीं। वह गुस्से से बोलते अपना लहंगा संभालती वहां से लेफ्ट साइड चली गई, जहां नितिन ने उसे जाने को कहा था। चूड़ियों की खनक और चंदन की खुशबू के एकदम गायब होने पर वह जान गया था कि मधु अब जा चुकी है। वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मधु कमरे में आते ही दरवाजे के साथ लगी। अब फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या पहली रात की दुल्हन का स्वागत ऐसे किया जाता है? वह हिचकियों से बहुत सारा रोती उठी थी। कमरे को एक गुस्सैली निगाहों से देखा। एक अजीब सा डर उसके ऊपर उतरा था। वह अकेले रहने की आदी नहीं थी। लंदन में भी उसका पूरा ननिहाल एक साथ रहता था। अब जब वो हिंदुस्तान वापस आई थी तो यहाँ माँ बाप के यहाँ भी हरा भरा था, लेकिन जिंदगी का दूसरा हिस्सा ऐसा होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एकदम से उसका दिल घबराने लगा। इतने बड़े कमरे में अकेलापन काट खाने को दौड़ रहा था। नितिन भले आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन था तो इंसान ही ना। और उसका पति, फिर क्यों अलग किया रूम? मैं नहीं रह सकती अकेली। वह कमरे से डरती बाहर निकली। अंधेरे से ग्रिल पर जाती दूसरी तरफ बढ़ गई। कोई एक नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दुल्हन बनी बिल्कुल कहर ढा रही थी, लेकिन जिसके लिए तैयार हुई थी, जो उसे देख ही नहीं सकता था, वह फिर से अपने दिमाग में ऐसे ही ताने बाने बुन रही थी। बड़े से कमरे के दरवाजे पर रुकते दिल बड़ा करते दरवाजे का लॉक घुमाया तो वह खुलता चला गया। अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा किसी स्वर्ग में आ गई हो। हर तरफ खूबसूरत गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। हर कोने में जगमगाती लाइट सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। सफेद गुलाब की महक कमरे को और ही स्वर्ग का एहसास दे रही थी। छत से लटकती फूलों की झूमरे हवाओं को और ही खूबसूरत बना रही थी। सजे हुए बिस्तर पर फूलों की चादर उसे देखकर पलक झपकना ही भूल गई थी। वे कदम कदम चलती कमरे के बीच में आई तो ऊपर टंगा शानदार खूबसूरत झूमर पर उसकी नजर गई। यूं लगा जैसे स्वर्ग ही यहाँ दुनिया में हो और रोशनी के बाहों में उतर रही हो। तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास जागा तो वह जल्दी पलटी। नितिन नहाकर फ्रेश हुआ था, उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से चश्मा गायब था। मधु ने गौर किया, उसकी आंखें गहरी नीले रंग की थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। नितिन की मर्दाना बॉडी किसी को भी दीवाना करने वाली थी। इतनी खूबसूरत बॉडी थी, उसको बहुत ही रूप दे रही थी। चेहरे की लकीरें उसकी मर्दानगी को और निखार रही थी। आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद उसकी कसरती बॉडी दिल को छू लेने वाला था। उसके होंठों पर छाया गंभीरता, चेहरे पर नरमी का असर उसे एक हैंडसम और खूबसूरत आदमी बना रहा था। एक पल को उसे देखते मधु की हार्ट बीट मिस हुई। कुछ चाहिए आपको? अगले पल उसकी आवाज़ पर मधु होश में आई। मुझे अकेले रूम में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मधु ने अपनी सफाई दी थी। ओके, यहीं रह सकती हो, मुझे कोई समस्या नहीं। मैंने आपकी आसानी के लिए दूसरा रूम सेट करवाया था, मेरी फिक्र ना करें आप। वह एकदम गुस्से में हुई तो वह पलट रहा था, एकदम रुक गया। मुझे कपड़े चेंज करने हैं। साथ ही वह बातों का मोड़ पलट गई। ड्रेसिंग रूम उस तरफ है। नितिन ने भी बिना बहस किए उसे बताते बेड की तरफ चला गया। वह कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कमरे में भीनी भीनी खुशबू में प्रीत बसी थी। ऊपर से एक खूबसूरत धर्मपत्नी उसके पास थी। नितिन 27 साल का जवान मर्द था। उसके भी कुछ अरमान थे और बहुत सारे जज्बात थे, शायद आम मर्दों से हटकर थे। आंखों की रोशनी जाने के बाद वह बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था, जैसे जिंदगी से नाता कट गया हो। पर विक्रांत ने हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह ही चाहा, प्यार दिया, मान सम्मान दिया और आज अपने जिगर का टुकड़ा भी उसे दे दिया। वह बेड से टेक लगाए हुए था, आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बाद उसे खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वहीं उसके रूम में, जबकि मधु अपना जेवर उतार रही थी। जोर जोर से ड्रेसिंग टेबल पर पटक रही थी, जैसे अब अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारना था। और नितिन जैसा इंसान समझ न सका ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। ऐसे तैयार किया मुझे जैसे उस आदमी ने मेरी तारीफों के पुल बांधनी हो। सादा से जोड़े में ही विदा कर देते, क्या फर्क पड़ जाना था। कानों से झुमके उतारते हुए वे बार बार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन बेड से टेक लगाए, सर पीछे गिराए हुए
आंखें बंद किए उसकी बड़बड़ाहट भी सुन रहा था। अगले ही पल उसने अपना भारी भरकम दुपट्टा उतारकर एक तरफ चेयर पर रखा। नितिन की गर्दन भी उसी पल सीधी हुई थी। एक पल को मधु को लगा उसकी निगाहों का मोड़ उसके तरफ है। उसका दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले ही पल ये एहसास भी गुम हो गया था। वह देख ही नहीं सकता। फिर रिलैक्स अंदाज में वह अपने बालों से पिन उतारती अपने बालों को भी खोल गई थी जो उसकी पीठ पर फैले थे। मेरा ड्रेस कहाँ है? वह अपना लहंगा जरा सा ऊपर करती उसके पास आती पूछ रही थी। अपनी खूबसूरती बिखेरते बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर नितिन उसे इस हाल में देख लेता तो शायद ही खुद पर काबू कर पाता। साइड अलमारी में आपके कपड़े रखे हैं, बिल्कुल साधारण आवाज में जवाब दिया। मधु ने गहरी सांस भरते उस अलमारी की तरफ गई, अपना ड्रेस निकाला जो रात के सोने के लिए कंफर्टेबल था। साथ ही उसकी निगाह उस नाइट ड्रेस पर चली गई जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड थी। अलमारी की ओर से जरा सा पीछे होकर एक झलक उसने नितिन की तरफ देखा जो अभी आंखें मीचे बैठा हुआ था, और फिर उस नाइटी को उलट पुलट कर देखा तो उसके कानों की लौ तक लाल हो गई थी। हे भगवान, किस तरह का बेहुदा ड्रेस है ये, और मधु के लिए ऐसी ड्रेस लाने का क्या फायदा जो देख ही नहीं सकते। फिर ऐसी ड्रेस लानी ही क्यों थी? वह बुरी तरह से गुस्से में हुई थी। जोर से अलमारी बंद करती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। यही चेंज कर लो। अचानक से अपने पास से आवाज सुनती मधु के कदम जमीन पर धंसे थे। मुंह फेर कर उस आदमी को देखा जिनकी नजरों का फोकस अपने हाथों पर था। चेहरे के असर बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों यहाँ? क्यों चेंज करूं? वहां जाकर चेंज करूंगी, वह भी गुस्से के अंदाज में जवाब देती। नितिन को बहुत अलग सी लगी थी। जहां भी कर लो, मर्जी है आपकी, मैंने कौन सा आपको देखना है। आपकी बार नजरों का फोकस उस पर था और मधु को फिर से लगा जैसे वह उसे ही देख रहा हो। उसकी नजरों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई सब बोलती थी। उसकी नजरों का फोकस खुद पर महसूस करती मधु के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा था। बिना कोई जवाब दिए वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिलहाल दरवाजे को लॉक न लगाया। कुछ देर बाद वह रूम में वापस आई तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। हे भगवान, ये जीते जी किस शमशान में डाल दिया मुझे। वह अंदाजे से बिस्तर के करीब जाते अंधेरे में ही अपने पति देव को घूरने लगी। लाइट ऑन करिए प्लीज। वह बहुत चिड़ी थी। क्या हुआ? वह साइड लैंप ऑन करता उसके तरफ मुड़ा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लाइट ऑन ही रहने दो। और आपको क्या फर्क पड़ता है ऑन हो या ऑफ हो? वह तेजी से बोलती अपना दुपट्टा एक तरफ रखती उसके बराबर में लेटकर उसे गुस्से वाली अंदाज में बोली, जबकि एक पल को उसे लगा वह कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन उस सामने वाले इंसान के चेहरे पर कोई भी असर ढूंढने से भी ना मिला। आप यहाँ मेरे साथ सोओगी? वह उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे और सवाल करने लगा। तो कहीं और जाकर सो जाऊं? बताओ ना मुझे, मेरे लिए कहाँ जगह है? एक तो शादी करके ले आए और इस शादी के लिए मैंने थप्पड़ भी खा ली, ऊपर से अकेले यहाँ आपके साथ भेज दिया। जानते हैं मैं अकेले नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे। कभी अकेली नहीं सोई और अब आप मुझे कह रहे हैं यहाँ से चली जाओ। वह भीगी आंखों से बोली तो बोलती चली गई। नितिन तो सवाल करके पछता गया था। इतना लंबा चौड़ा जवाब मिलेगा उसे अंदाजा नहीं था। रिलैक्स हो जाओ, यहीं सो जाओ। वापस अपने तकिए पर सर रखती अपनी आंखें मूंद गई। नितिन ने अपनी आंखों पर अपने बाजुओं को रख लिए। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका एहसान होगा मुझ पर। उसकी वह जुबान जो थोड़ी खर्राटे की तरह चलती थी। ऊपर से उसके घर वालों ने उसे काफी डरा कर रखा हुआ था कि नितिन का गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए उसके सामने जुबान खोलने से पहले वह एक बार जरूर सोच ले। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। वह तो बात कर रही थी बड़े प्यार से और तसल्ली में जवाब दे रहा था। इस बात का फायदा उठाते हुए मधु वापस अपनी असली रूप में और असली टोन में आ गई थी। तकिए पर करवट लेती नितिन के तरफ मुंह करती उस महान हस्ती को देखा था जो आज उसके पति परमेश्वर के रूप में मौजूद था। तभी उसने मधु के तरफ करवट ली तो मधु का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा मधु के कंधे से बिल्कुल पास था। मधु की तो सांसें ही रुक गई, जबकि नितिन की आंखें बंद थी। वह एक टक उसे देखती चली गई। खूबसूरती जैसे उस एक आदमी पर आकर खत्म हो गई थी। वह बहुत ही खूबसूरत मर्द था। काश उसकी आंखें भी होती तो कितना ही ज्यादा अच्छा होता। मेरी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वह भी उसके तरफ करवट लेते उसके चेहरे से कुछ दूरी पर अपना सर तकिए पर धरे उसे देखते देखते आंखें मूंद गई। कब गहरी नींद की वादियों में चली गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे से सामने आंखें खोले मधु की सांसों की गर्माहट को वह अपने चेहरे पर महसूस करता बेकाबू
उस आदमी के चेहरे को एक मुस्कान ने छू लिया था। नितिन, जिसका मुस्कान से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, आज वह मुस्कुराया भी था तो एक छोटी सी लड़की की खट्टी मीठी बातों पर, और मधु जो उसके हुस्न पर फिदा हो गई थी, अगर उसे मुस्कुराता देख लेती तो पूरा दिल ही हार बैठती। इधर सिमरन बहुत परेशान थी। हर वक्त का रोना सिसकना अच्छा नहीं होता। समझाओ अपनी बेटी को। विजय साहब ने गुस्से से सिमरन को देखते गुस्सा हुए थे। मम्मा, मुझे नितिन चाहिए। वह रोते हुए बोली, देखो सिमरन, जब तुम्हारा रिश्ता उससे तय करना चाहा तब तुमने मना कर दिया कि तुम्हें विष्णु पसंद है। नितिन को छोड़कर तुमने विष्णु से मंगनी कर ली। अब जब विष्णु विदेश जाकर सेट हो गया, वहाँ किसी और लड़की से शादी कर ली, तो तुम नितिन के तरफ वापस मुड़ना चाह रही हो। तो कर देते ना मेरी शादी नितिन से। जब वापस पलटी तब कौन सा उसका रिश्ता तय हुआ था। वह बात करते बोली, हाँ, तब भी तुम्हें ही ऐतराज था कि वह अंधा है। मुझे अंधे से शादी नहीं करती तो क्या करते हम। अब वो तुम्हारा इंतजार करने से तो रहा। मधु ने भी तो एंड टाइम से उसे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन उसे तो सबने जोर जबरदस्ती करते हुए नितिन के साथ शादी करके उसे विदा भी कर दिया। आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, मुझे नहीं समझा सकते थे। कैसे माँ बाप हो आप लोग। यही सुनना बाकी रह गया था। विजय, ये तुम्हारी बेटी हद से ज्यादा खुदगर्ज हो गई है। ठीक होगा, इस पर लगाम लगा लो। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी उल्टी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसको समझा दो, अपने दिमाग से नितिन के नाम का भूत उतार दे। अब वो किसी और का हो गया है। विजय साहब अपनी बात करते हुए वहां से बाहर निकल गए तो सिमरन अपनी माँ की तरफ मुड़ी। नहीं भूल सकती मैं उसे। मुझे लगा वो पहले जैसा ही रहेगा, पर वह आज भी वैसा ही है, बेहद खूबसूरत। मुझे वही चाहिए मम्मी। मैं कर लूंगी हैंडल उसके अंधेपन से, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो मेरे अलावा किसी और से शारीरिक संबंध बनाए। अच्छा, तो नितिन के लिए भी तुम ऐसी ही फीलिंग रख रही थी, तो विष्णु के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, जो था ही तुम्हारी पसंद का। उसने तो बाहर जाकर शादी भी कर ली, और सुना है बहुत जल्द उसके यहाँ खुशखबरी भी आने वाली है। वहाँ तुम्हारी ये फीलिंग नहीं जागी। संतोषी देवी ने अपनी बेटी पर खूब ताना कसा था, क्योंकि उसकी खुदगर्जी पूरे परिवार में मशहूर थी, और उस वक्त अच्छा खासा उनकी बेटी ने उनका सर सबके सामने झुका दिया था। सिमरन के माता पिता ने पहले नितिन से शादी को सिमरन को कहा था, लेकिन सिमरन ने साफ मना कर दिया था। वह अंधा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती मम्मा, लेकिन यही सच है। विष्णु के लिए मुझे ये फीलिंग महसूस नहीं हुई जो नितिन के लिए हो रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं नितिन से सच्चा प्यार करने लगी हूँ। उसका एहसास मुझे अब हो रहा है। प्लीज आप मेरी मदद कर दो। संतोषी देवी ने काट खाने वाले अंदाज में उसके तरफ देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो तुम। अभी कल ही तो उन दोनों की शादी हुई है और आज तुम ये राग गाने लगी हो। मैं तुम्हें साफ कह दे रही हूँ सिमरन, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें कह रहे हैं उसे अपने पल्लू से बांध लो। अब और ज्यादा हम लोगों की जगहसाई मत कराओ। तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुद को कंट्रोल कर लो। वह गुस्से से उसे समझाती उसका हाथ दूर झटकती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सिमरन अपने आंसू बहाती और ज्यादा गुस्से में पड़ गई थी। सुबह नितिन की आंख खुली तो एक पल को वह बिल्कुल चुप रह गया, जैसे वह भूल गया कल उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ मधु उसके बिल्कुल पास और उससे चिपकी हुई थी, उसे अपने खूबसूरत अदाओं से मिलवा रही थी। बुरी तरह से उसके दिमाग का फ्यूज हुआ था। बेकाबू उसके तरफ मुड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वह और ज्यादा उसके साथ चिपक गई। नितिन की तो कई बार दिल धड़क कर रह गया। वह लड़की पूरी आफत थी। उसके मध्यम सांसों की गर्माहट, उसकी खुशबू उसके सीने से टच होती तो नितिन का दिल और ज्यादा धड़क उठता। अगर वह देख नहीं पा रहा था तो क्या महसूस तो कर रहा था ना। वह उसके तरफ मुड़ा, उसके गर्दन के नीचे हाथ रखता उसे ऊपर की तरफ हल्का सा खींच लिया, जिससे वो पूरी तरह अब उसकी गोद में आ गई। उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह अभी भी गहरी नींद में थी, जबकि नितिन आंखें मीचे अपनी पत्नी की खूबसूरती को महसूस करता अपने जज्बात भड़का रहा था। बेकाबू ही आंखें मीचे उसके कमर के आसपास अपने दोनों हाथ रखे उसके नाजुक कमर को अपनी मुट्ठियों में भरा तो एक पल को नितिन को लगा न जाने क्या खजाना हाथ लग गया हो। अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गया। उसकी नाजुकी को अपने सीने में महसूस करता मदहोशी की हालत में जा रहा था। अचानक ही मधु हिलती हुई उसकी सांसें जरा सी रुक रही थी। वह कसमसाकर आंखें ऊपर करती अपने नजदीक सोए नितिन को देखने लगी। पल भर को उसे समझ न आई यह आदमी कौन है। वह भूल गई कि उसकी शादी हुई है। आप कौन, आप कौन। वह उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरता आंखें ऊपर करता वह उससे पूछ रही थी और अपनी आंखें खोल गई।
मधु खुद तो जाग गई थी, लेकिन दिमाग अभी भी सुन पड़ा था। उसे ये तक एहसास न हुआ था। वह अपने पति को अपनी जवानी अच्छे से महसूस करवा चुकी थी। नितिन की आंखें देखती वो माथे पर बल डाल गई, जबकि एक पल को उसे यूं लगा उसकी आंखें मधु के पूरे जिस्म को देख चुकी है। वह झट से पीछे हटती उठ बैठी, बुरी तरह से शर्मिंदा होते हुए। पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ कर खड़ी हुई। नितिन भी अपने होठों पर हाथ फेरता अपने उमड़ते जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता उठ गया। नींद में कब वह दोनों एक दूसरे के करीब हुए थे, मधु को तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। वह नजर चुराते बाथरूम में घुस गई, जबकि नितिन दिल पर हाथ रखे धीमा सा मुस्कुरा दिया। आज शहर के सबसे बड़े मॉल में नितिन का रिसेप्शन रखा गया था। दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ हुई थी। सिमरन तो बिल्कुल गुस्सा खाती घूम रही थी और दोनों को एक साथ देखकर पूरे तन मन से जल उठी थी। मधु का खिलता खिलता रूप की सारी कहानी सुना रहा था। अब वह कल की तरह नहीं थी, वह एक अलग मधु हो गई थी। आज मधु के चेहरे पर कल वाला रूप नहीं था। वह जैसे नितिन के साथ खुश थी। खुश क्यों न होती, आखिर इतना खूबसूरत मर्द मिला था उसे। हाँ, वह देख नहीं सकता था, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर ही सकता था। सिमरन दिल ही दिल में फालतू बातें सोचती मधु को देखे जा रही थी। बहुत खुश हो, लगता है रात को खूब डोज मिला है अंधे से। नितिन छड़ी के सहारे उठता नीचे उतर गया। जब सिमरन ने अपने ताने का तीर चलाया, मधु का चेहरा एकदम से गंभीर हुआ था। सिमरन दीदी, आप अपनी जुबान से थोड़ा मीठा बोल लिया करो। वह घिसेगा नहीं, वह दांत कपकपाती बोली। अब क्या गलत कहा मैंने? वैसे मुंह दिखाई में क्या मिला है तुम्हें? अंधे ने मुंह दिखाई में कुछ दिया ही नहीं होगा। जब मुंह दिखाई होता तो मुंह दिखाई देता ना। सिमरन का एक और ताना मधु के दिल में बिल्कुल तीर की तरह लगा। वह बस सिमरन को देखती रह गई। उसके दिल, जुबान और आंखों में किस तरह जहर भरा हुआ था। मुंह दिखाई नहीं दिया क्योंकि मुंह नहीं देख सके, लेकिन मुझे सारी रात उन्होंने सोने भी तो नहीं दिया। अपनी मोहब्बतों से निहाल करके रख दिया है मुझे। सुबह भी वॉशरूम रोमांस किया था। मुझे तो लगा ही नहीं कि कहीं से वो देख नहीं सकते, जबकि उनके जज्बात और मोहब्बत मुझे बस शर्माने पर भी मजबूर करता रहा। मधु की बेधड़क अंदाज में कही गई बातें सुनते सिमरन के दिल पर बिजलियां गिर गई थी। वह जल भुनकर उसके पास से उठकर चली गई थी। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। मधु ने मुंह बनाते मुंह फेर कर देखा तो अपने बहुत पास नितिन को देखकर उसके दिल की धड़कनें थम सी गई। उन्होंने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? चेहरे से ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। वह खुद को तसल्लियां दे रही थी, जबकि क्या वह नहीं जानती थी कि उसका पति अंधा है, फिलहाल बहरा नहीं है। आज विक्रांत हाउस में खूब भीड़ लगी हुई थी। मधु अपने पति के साथ अपने मायके आई थी। अब हफ्ता हो चला था वह यहीं थी। उसका यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था, जबकि नितिन ने भी एक बार भी उसे वापस आने को न बोला था। ऐसे में आज विक्रांत साहब ने उसे विक्रांत हाउस में दावत पर बुलाया था। वह मधु को उसके साथ भेजने का पूरा इरादा रखते थे। जो भी था, अगर नितिन बोलता नहीं था तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसके सब्र की परीक्षा ली जाए। काफी देर वे दोनों अकेले स्टडी रूम में बैठे रहे। खाने पीने में भी काफी वक्त लगा। नजर बचाती पिता के स्टडी रूम से निकलते ही खुद स्टडी रूम में घुस आई। सामने ही नितिन बैठा था, जो उसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान गया था। मिस्टर नितिन, मेरी बात सुनिए। मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना, उस सुनसान जगह पर जहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। प्लीज आप भी इधर शिफ्ट हो जाओ अपनी हवेली में, वरना मुझे यहीं रहने दो। उसके आसपास उसका हाथ थामे बड़े प्यार से बोलते उसको अपने तरफ कर गई। हम आज ही वापस जाएंगे मधु, अब वही आपका घर है। नितिन की गंभीर आवाज पर वह अपना होंठ भींच गई। आदमी अपनी पत्नी की भी सुन लेता है, कभी कभार गुस्से से बोली, जबकि नितिन खड़ा होता उसके पास आया। जिस दिन पत्नी बनोगी उस दिन भी यही बोलूंगा, धीरे से उसके कान में कहता स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जबकि उसकी बात पर मधु का दिल पूरी तरह से धड़का था। और फिर वही हुआ। विक्रांत साहब ने मधु को रात के खाने के बाद वापस भेज दिया। बहुत ही खराब मूड के साथ अंदर दाखिल हुई। सब कुछ उतार कर फेंक रही थी। पहले हिल उतार कर दोनों ही उछाल कर दूर फेंका, फिर शॉल उतार कर पटक दिया, फिर दुपट्टा। अपने बालों से पिन निकालती बालों को खुला छोड़ती बिस्तर पर गुस्से से बैठी। अब नितिन को घूर रही थी, जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाता अंदर पहुंचा था। अपना सदरी उतार कर एक तरफ रखता, वह घड़ी उतार कर दराज में रख रहा था। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर नितिन, उसके तरफ मुड़कर गुस्से से बोली। धीरे आवाज में बात करिए, अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ। वह नॉर्मल अंदाज में, हाँ जानती हूँ, बहरे नहीं हो आप, अंधे हो। गुस्से से खड़े होकर बोलती। कुछ ज्यादा ही गुस्सेली तीखापन शब्द अपना गई थी। एक पल को नितिन उसकी बातें सुनता अपना शर्ट खोलते उसका हाथ वहीं रुक गया था।
मधु को एकदम से अपने सख्त शब्दों पर गुस्सा आने लगा था। वह ऐसी तो नहीं थी, फिर कैसे उसके मुंह से ये सब फालतू बकवास निकल जाती थी। जानता हूँ, अंधा हूँ, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। वह अब की बार गुस्से से होता झटके से अपनी शर्ट उतारकर दूर चेयर पर फेंक गया और बाथरूम में बंद हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मधु ने नितिन का दिल दुखा दिया था। अगर वह देख नहीं सकते तो उसमें उनकी क्या गलती है। ये सब तो भगवान की मर्जी है। किसी को उनकी कमी की वजह से ये बातें सुनाना बहुत पाप होता है। मधु की आंखें भीगने लगी। वह बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन नितिन बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन पत्नी बनोगी उस दिन सारी बातें सुनाऊंगा। एक अजीब सी आवाज ने उसका सामना करवाया था। अभी वह सोच ही रही थी कि नितिन बाहर निकला। उसने टॉवल पहना हुआ था। उसकी मर्दाना बॉडी, चौड़े कंधे, उभरा मसलचो जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अलमारी से अपना ड्रेस निकाल रहा था। तेज कदमों से वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। एक पल को मधु को लगा जैसे वह देख सकता है, लेकिन नहीं, वह नहीं देख सकता। फिर इतना तेज कैसे चल सकता था ये आदमी। पहली बार मधु को उस पर थोड़ा शक हुआ था। वह बाहर आया तो नाइट ड्रेस में था। बिना मधु को कोई असर दिए बिस्तर की तरफ बढ़ा और लाइट ऑफ कर दिए। मधु भी उसके पास आकर बैठी, जो सोने के लिए लेट चुका था। सॉरी, मेरे मुंह से गलती से ये सब फालतू बातें निकलती है। वह उसके बहुत पास होकर अपने मुंह से कहे गए अपशब्द के लिए माफी मांग रही थी, जबकि नितिन बिल्कुल चुप था। नितिन उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे हिलाती बुलाने लगी। मधु, सो जाओ, रात काफी हो गई है। बिना आंखें खोले जवाब दिया। नहीं, पहले माफ कर दो मुझे। गलती हो गई है। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं कैसे ये फालतू चीजें मेरे मुंह से निकल जाती है। सच ही तो है, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। ये कमी है मुझ में, और मैंने आपके पिता को कितनी बार मना किया था कि वह आपकी जिंदगी बर्बाद ना करे मुझ जैसे अंधे के साथ शादी करवा कर, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नितिन, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मुझसे गलती से मुंह से निकला है। मेरा इरादा नहीं था कि आपका दिल दिखाऊं। प्लीज माफ कर दो मुझे। प्लीज सो जाओ मधु, रात बहुत हो गई है। वो मुंह फेर कर लेटती। मधु उसके बहुत करीब हो गई। जब तक माफ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके मनमोहिनी अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। अच्छा कर दिया माफ, अब सो जाओ। उसके बाद पर मधु के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। ये कई साल पहले की बात है, छोड़ दो मुझे। मेरा हाथ टूट जाएगा, तोड़ना ही है तो। उस आदमी ने बेदर्दी से उसके सामने रस्सियों से जकड़े उस आदमी की गलाई मोड़ दी तो तड़प कर कुछ टूटने की आवाज आई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा और यही चीखें उस आदमी को सुकून पहुंचा रही थी। बताओ अपने दूसरे साथी का पता, नहीं तो ये बाजू भी तोड़ दूंगा। राठौर, राठौर। जख्मों से चूर आदमी बिल्कुल बेहोशी में बोलता सामने खड़े उस आदमी के दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाता चला गया। मधु नितिन से परमिशन लेती। कुछ दिन विक्रांत हाउस में रहने आई थी। आज उसकी वापसी थी, भी सरप्राइज वापसी थी। नितिन के लिए उसके दिल में पूनम देवी ने मोहब्बत के फूल खिला दिए थे। नितिन की सारी हकीकत जानकर वह अपना दिल उसके लिए धड़कता महसूस करने लगी थी। एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हुई थी और उन्हीं को बचाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी आंखों में कांच चुभा था, जिसकी वजह से वह देखने की ताकत खो चुका था और इस किस्से को पूरे 12 साल बीत चुके थे। नितिन का इलाज होता रहा, 2 से 3 सर्जरी भी हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी रिजल्ट सामने नहीं आया था। इन बातों से मधु के दिल में नितिन के लिए और हमदर्दी और प्यार मोहब्बत पैदा हो गई थी। वह आदमी बहुत अकेला है, मुझे मेरे सब बच्चों से ज्यादा प्यारा है। वह बहुत सब्र वाला बच्चा है, कई सालों से बिखरा हुआ है। मधु मेरी बच्ची, उसकी सगी माँ उससे ज्यादा नितिन की फिक्र कर रही थी। इस बात ने भी उसे अच्छा खासा सोचने पर मजबूर कर दिया था। मधु आपको समेट लेगी। नितिन वह दिल ही दिल में नितिन से बात करते फार्म हाउस वापस लौट आई थी। इस कहानी को पूरा देखने के लिए इसके कैप्शन में जाइए। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। आखिर सिमरन कहाँ तक कामयाब होती है? क्या नितिन और मधु में मोहब्बत पैदा हो पाएगी? और क्या नितिन के अंधे होने के पीछे का राज है? और मेरी वीडियो आप जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।